फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस रेगुलेशन और ये मेटाबॉलिज्म सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। मैंने पहली वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वो वीडियो चेक कर लीजिए और देख लीजिए। ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन टू टाइप से होता है, बाय एंजाइम्स, बाय हार्मोन्स। जो मेन एंजाइम हैं वो है हमारे हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज। हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप को चैनलाइज करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज थर्ड स्टेप पर काम करता है और पाइरूवेट काइनेज 10th स्टेप पर काम करता है। हार्मोन में मेनली हमारे पास इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन है जो कि ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा एंजाइम्स पर। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन 3 एंजाइम्स के थ्रू होता है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज। ये तीनों ही एलोस्टेरिक एंजाइम हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं? हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं और उनको अपनी फंक्शन को करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक एंजाइम बना हुआ है। एंजाइम में हम सभी जानते हैं कि एक्टिव साइट होती है। उस एक्टिव साइट में एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से जोड़कर उससे प्रोडक्ट बनाता है। एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या होता है, एक्टिव साइट तो होगी ही, लेकिन उनमें एक दूसरी साइट और होती है जिससे मॉड्यूलेटर आकर बाइंड होता है। वो मॉड्यूलेटर इन एलोस्टेरिक एंजाइम को रेगुलेट करता है। ये मॉड्यूलेटर पॉजिटिव रेगुलेटर भी हो सकता है और नेगेटिव रेगुलेटर भी हो सकता है। अगर ये मॉड्यूलेटर पॉजिटिव रेगुलेटर है तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करता है, और अगर ये रेगुलेटर नेगेटिव रेगुलेटर है तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर एक एक्टिव साइट है जिससे सबस्ट्रेट बाइंड हुआ है, और ये दूसरी जगह यहाँ पे एक एलोस्टेरिक साइट है जिस पर एक्टिवेटर बाइंड हुआ है। जब एक्टिवेटर बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट से एंजाइम की बाइंडिंग एफिनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा अच्छे से सबस्ट्रेट से बाइंड हो पाता है और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन देखिए यहाँ दूसरी जगह क्या हो रहा है, एंजाइम से बाइंड हो रहा है एलोस्टेरिक इनहिबिटर। जब ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड हो जाता है तो एंजाइम की कन्फर्मेशन में ऐसा चेंज आता है कि उसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से ठीक से बाइंड नहीं हो पाती, और इससे क्या होगा कि एंजाइम की एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो काम नहीं कर पाता। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में जो ये 3 एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, इनके कौन कौन से एक्टिवेटर हैं और कौन कौन से इनहिबिटर हैं। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम है हमारा हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का जो इनहिबिटर है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, वो बनाता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अब जो हेक्सोकाइनेज जिसे बना रहा है वो उसे क्यों इनहिबिट कर रहा है, इसे बोलते हैं हम फीडबैक इनहिबिशन। एंजाइम जिस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट ही उस एंजाइम को इनहिबिट करें, तो ऐसे इनहिबिशन को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। क्योंकि जब एंजाइम ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेता है तो प्रोडक्ट एंजाइम से कहता है कि अब मैं इनफ अमाउंट में हूँ, अब मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे नेगेटिवली रेगुलेट करने लगता है। तो हेक्सोकाइनेज को नेगेटिवली रेगुलेट कौन कर रहा है, उसी का प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एक्टिवेटर है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। हमने ग्लाइकोलिसिस में भी इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, AMP ADP। ठीक है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इसे एक्टिवेट करता है, लेकिन ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का प्रोडक्ट नहीं है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का प्रोडक्ट है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो प्लीज़ इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा, इसका एक्टिवेटर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं। और इसका एक्टिवेटर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो इसका सबस्ट्रेट है वो इसे पॉजिटिवली रेगुलेट भी कर रहा है। AMP और ADP इसके एक्टिवेटर है। AMP और ADP ऑलमोस्ट सभी एंजाइम्स को, एलोस्टेरिक एंजाइम को एक्टिव करेंगे जो ग्लाइकोलिसिस में है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि AMP और ADP सेल में ये बताते हैं कि सेल का एनर्जी स्टेटस लो है, और जब सेल का एनर्जी स्टेटस लो है तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ATP मेनली क्या होगा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर होगा, क्योंकि ATP यह बताता है कि सेल में एनर्जी एम्पल अमाउंट में है और अब उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट सॉरी इनिबिटर, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के इनिबिटर हैं सिट्रेट और एटीपी। एटीपी मैंने अभी आपको बताया कि वो इनिबिटर ही होगा मेनली, क्योंकि सेल में जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिट्रेट क्रैब साइकिल में बनता है, एक क्रैब साइकिल का एक इंटरमीडिएट है, वो आकर किसको इनिबिट करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को। पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज के एक्टिवेटर हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एएमपी, एडीपी। पायरुवेट काइनेज का एक्टिवेटर कौन है, जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का प्रोडक्ट है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आगे चलकर पायरुवेट काइनेज को एक्टिव करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पायरुवेट बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। इसके इनिबिटर कौन है, इसके इनिबिटर हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि पायरुवेट से आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, वो पायरुवेट काइनेज को इनिबिट करेगा। एलेनिन, एलेनिन पायरुवेट से आगे चल के ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू एलेनिन को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जब एलेनिन जो प्रोडक्ट है वो अपने ही पायरुवेट काइनेज के एंजाइम को क्या कर रहा है, रोक रहा है, एलेनिन। नेक्स्ट है लॉन्ग चेन फैटी एसिड। देखिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड अगर सेल के में है तो ये दिखाते हैं कि सेल का एनर्जी स्टेटस हाई है और सेल को ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये भी किसकी तरह काम करेंगे, इनिबिटर की तरह काम करेंगे। तो अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। ये देखिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, हम इसे ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ये है यहाँ पर पीएफ की एक्टिविटी और यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट है फ्रक्टोज 6 बिसफॉस्फेट। हम देख रहे हैं कि जब लो एटीपी का अमाउंट है, एटीपी का अमाउंट कम है, तो पीएफके की एक्टिविटी हाई है। पीएफके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि एटीपी हाई है तो पीएफके की जो एक्टिविटी है वो लो है। तो लो एटीपी पीएफके की एक्टिविटी को इन्हांस करती है और हाई एटीपी पीएफके की एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। इस पर हम देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर इतने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये वैल्यू हमें अचीव हुई है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं केएम वैल्यू। केएम वैल्यू देखिए, इसकी पीएफके 1 की केएम वैल्यू कब बहुत कम अचीव हो रही है, जब लो एटीपी है, और इसकी केएम वैल्यू कब बढ़ जा रही है, जब हाई एटीपी है। तो इतने कम अमाउंट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के इसने इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट है प्रोडक्ट का, तब ये इतना अचीव कर पा रहा है। तो लो केएम वैल्यू का मतलब होता है कि एंजाइम की एफिनिटी हाई है, और हाई केएम वैल्यू का मतलब होता है कि एंजाइम की एफिनिटी लो है। अब हम इसे कैसे समझते हैं, देखिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट है यहाँ पर, ओके। ये एक एंजाइम है 1 और ये एक एंजाइम है 2, ठीक। ये एंजाइम बहुत जल्दी इतने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है और इस एंजाइम को इतना ही काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो केएम वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए एंजाइम को ज़्यादा काम करना पड़ा, ज़्यादा केएम वैल्यू है, इसका मतलब एंजाइम की एफिनिटी लो है, और कम टाइम में उसने उतना काम कर लिया, इसका मतलब एंजाइम की एफिनिटी हाई है। तो ये हम इससे देख सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू हम इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन भी है जिससे हम समझ सकते हैं इसे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी बना रहा है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट प्लस एडीपी। एटीपी यहाँ पर हमारे एंजाइम को इनिबिट कर रही है, सिट्रेट इनिबिट कर रही है, एएमपी एडीपी इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी इसको एक्टिवेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पायरुवेट काइनेज एंजाइम है, हम देख रहे हैं। देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आगे चल के पायरुवेट काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, ग्रीन साइन दिखा रहा है एक्टिवेट, और क्रॉस का साइन रेड कलर से दिखा रहा है इनिबिट। आगे चल के देखिए पायरुवेट से ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू एलेनिन बना है और ये एलेनिन इनिबिट करता है किसे, पायरुवेट काइनेज को। एटीपी एसिटाइल कोएंजाइम है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये भी सब पायरुवेट काइनेज को क्या कर रहे हैं, इनिबिट कर रहे हैं। देखिए जो प्रोडक्ट पहले बना है वो अपने आने वाले
आने वाले रिएक्शन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे उनको एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बाद में बना है वो पीछे वाले एंजाइम को इनहिबिट करता है। इसी को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, कि आगे जब प्रोडक्ट इनफ अमाउंट में बन जाता है तो उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो उसके लिए काम कर रहा है, ताकि और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन रुक सके और हम इस रिएक्शन को क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन गेट 2021 में आया है, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। ओके, तो द हाई एनर्जी कंपाउंड इज आर। हाई एनर्जी कंपाउंड हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, वो कंपाउंड है जिनका जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एटीपी का प्रोडक्शन ग्लाइकोलिसिस में कहाँ कहाँ हुआ था, तो एटीपी का प्रोडक्शन हुआ था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पर। अभी हम एंजाइम की बात कर रहे थे, पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज ने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को किस में कन्वर्ट किया था, पायरुवेट में। तो ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड हो गया। ओके, नेक्स्ट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अभी हमने बात की, एएमपी लो एनर्जी स्टेटस को दिखाता है, तो वो हाई एनर्जी कंपाउंड हो नहीं सकता। नेक्स्ट है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। देखिए 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था तब क्या हो रहा था, हमारा एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी। फॉस्फेट को जो हमारा काइनेज एंजाइम है वो क्या कर रहा था, यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था। तो ये भी एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। विटामिन के नहीं, विटामिन के को मेनली यूज़ किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग में, लेकिन इसको एज अ हाई एनर्जी कंपाउंड यूज़ नहीं किया जाता। तो हमारा आंसर हो जाता है ए एंड सी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR नेट में 2015 में पूछा गया है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज के लिए इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें देखना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट उनमें से ट्रू हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं, एटीपी इज एन एलोस्टेरिक इनिबिटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। देखिए एटीपी पायरुवेट काइनेज की भी इनिबिटर है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की भी इनिबिटर है। तो ये स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सही। तो ए स्टेटमेंट हो जाता है सही, और अगर ए सही हो जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन में ए है, सेकेंड ऑप्शन में ए है, फोर्थ ऑप्शन में ए है, तो हम थर्ड को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इज एन एक्टिवेटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। देखिए हमने अभी देखा था फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट पायरुवेट काइनेज का एक्टिवेटर है, तो बी हमारा सही है। तो हमारा 4 ये रॉन्ग हो जाता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे। नेक्स्ट सी, एडीपी इज एन एलोस्टेरिक इनिबिटर ऑफ पीके। एडीपी पीके का और पीएफके का इनिबिटर नहीं होगा, उनका एक्टिवेटर होगा। तो सी ऑप्शन गलत होने से ही हमें आंसर मिल जाता है, हमें डी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। एलेनिन एक एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है। देखिए इन्होंने एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर कहा है, और मॉड्यूलेटर एक्टिवेटर भी हो सकते हैं और इनिबिटर भी हो सकते हैं। तो एलेनिन जो है एलोस्टेरिक इनिबिटर है, किसका एलोस्टेरिक इनिबिटर है, पायरुवेट काइनेज का। तो ये ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है, आंसर इसका हो जाता है सेकंड। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप कोई टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि आप कौन सा टॉपिक बायोलॉजी का पढ़ना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक की वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। और ये नोट्स मैंने बनाए हैं लेहनिंजर से। हम आने वाले टाइम में लेहनिंजर से और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की वीडियो पढ़ेंगे, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए CSIR नेट, गेट और भी MSc के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू गाइज़।